नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज बीपीएससी एंड सीडीपीओ एग्ज़ाम के लिए जो है फुल प्रैक्टिस सेट लाया हूं, वो भी आस्था आईएएस के प्रैक्टिस सेट प्रथम है। साथियों, यह पूरे 150 प्रश्नों का श्रृंखला है। तो साथियों, ऐसे प्रश्न श्रृंखला मैं डेली बेस पे चलाता रहूँगा जब तक कि एग्ज़ाम ना हो जाए, यानी बीपीएससी और सीडीपीओ एग्ज़ाम जब तक ना हो जाए तब तक मैं किसी न किसी बुक्स का जो है बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट चलाता रहूँगा। साथियों, आज ये पहला प्रैक्टिस सेट जो आस्था आईएएस का है, तो इनको देखते हैं। कुल 150 प्रश्नों का संग्रह है। साथियों, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आप पूरा देखें ताकि बहुत सारे फैक्ट जो है आपको समझ में आ जाएगा, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण एनालिसिस किया गया है। तो चलते हैं साथियों आज के पहले प्रश्न की ओर। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है? तो साथियों, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान होता है 2.37, या जिसे बोल सकते हैं 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि पलायन वेग का मान किलोमीटर प्रति सेकेंड में ही होता है। जैसे आपको पता है कि सूर्य का पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है और पृथ्वी का पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो साथियों, चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित होता है? यानी कौन सा इसमें फैक्ट दिया गया है जो परिवर्तित होता है? तो साथियों, परिवर्तित होने की बात कह रहा है। तो अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हो, जैसे हवा से कांच में जाती हो, तो आपको पता है कि चाल बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य ये वेग बदल जाती है एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, यानी तीनों का तीनों बदल जाती है। तो आंसर होगा मेरा ई नंबर, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। और जबकि आवृत्ति जो है यह अपरिवर्तित रहता है, यानी ये नहीं बदलती है। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग को बनाया जाता है, क्यों? तो साथियों, खतरे का सिग्नल जो आप देखते हैं वो लाल रंग का बनाया जाता है, ऐसा क्या कथन है? तो साथियों, ऐसा इसलिए कि लाल रंग का परिकिरणन जो है सबसे कम होता है, ये बात सत्य है। और उसके बाद साथियों, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, सभी रंगों में सबसे ज़्यादा होता है, यानी यह भी बात सत्य है। यानी कि ऑप्शन मेरा 2 सत्य हो रहा है, बी और डी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर मेरा सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? यानी विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तु को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए सिलियरी मांसपेशी का जो है सहारा लिया जाता है, यानी इन्हीं के द्वारा जो है वस्तु को परिवर्तित किया जाता है, सिलियरी मांसपेशी के द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? साथियों, विद्युत धारा को आपको पता है कि अमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। जबकि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। अगले प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है? साथियों, असत्य जोड़ा को पहचानना है। कहा जाता है कार्डियोग्राम के द्वारा जो है ये हृदय गति मापक यानी दृश्य मापक हेतु गति मापक हेतु प्रयोग होता है, यह बात सत्य है। उसके बाद साथियों, वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है, यह भी बात सत्य है। आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, यह भी कथन सत्य है। उसके बाद लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है, यह भी बात सत्य है। यानी कि मेरा सभी का सभी बात जो है सत्य है। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा, यानी मेरा आंसर क्या होगा? आंसर होगा ई, यानी इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है किस तापमान पर जो है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक जो है एक समान होगा, यानी इक्वल होगा? तो साथियों,
-40 डिग्री सी पर ही, सी यहाँ पर देना अनिवार्य नहीं है, केवल रहेगा -40 डिग्री पर जो है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल हो जाता है, दोनों का मान समान हो जाता है। चलते अगले प्रश्नों में। इनमें से कौन सी क्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? साथियों, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है तो आपको पता है कि लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, लेकिन नहीं बोल रहा है तो ऊर्ध्वपातन जो है नहीं है। मोम का गलना भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है, और मोम का जलना भी भौतिक परिवर्तन है, यानी तीनों का तीनों जो है भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर होगा ई, यानी एक से अधिक जो है इनमें से भौतिक परिवर्तन है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुष्क सेल का विभव कितना होता है? साथियों, शुष्क सेल जिसे आप लेक्लांसे सेल कहते हैं, जिनका निर्माण लेक्लांसे वैज्ञानिक ने किया था अपने नाम पे, तो शुष्क सेल का विभवांतर 1.5 वोल्ट का होता है, 1.5 वोल्ट। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? तीसरे और चौथे समूह के जो ऑक्साइड होते हैं वर्ग संख्या में समूह में, तो उनकी ऑक्साइड का प्रकृति क्या होता है? साथियों, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड की प्रकृति होती है बेसिक और एसिडिक, यानी अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? तो साथियों, आपको पता है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से अगर कम हो जाए, पीएच मान 5.6 से कम अगर हो जाए पानी का पीएच मान, वर्षा जल का पीएच मान, तो वो अम्लीय हो जाता है, अम्लीय वर्षा। तो ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। साधारण नमक में होता है? साथियों, साधारण नमक में जो होता है परवल क्षार एवं परवल अम्ल होता है, परवल क्षार एवं परवल अम्ल। आपको पता है साथियों, परवल जो है क्षार को क्या, ये परवल अम्ल होता है HCl, और परवल क्षार होता है NaOH। तो साथियों, इनके मिलने से, परवल अम्ल और परवल क्षार के मिलने से ये जो है साधारण नमक बनता है, जो NaCl, यानी Cl यहाँ से निकलता है और Na यहाँ से, और बाकी H2O जल हो जाता है, H2O जल हो जाता है वो। तो यानी NaCl आपको पता चल गया है कि परवल क्षार और परवल अम्ल दोनों प्रकार की उपस्थिति रहता है साधारण नमक में। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है क्रोमियम स्टील मिश्रण है? तो साथियों, क्रोमियम स्टील जो है कह रहा है किसका मिश्रण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रोमियम और कार्बन का मिश्रण है क्रोमियम स्टील। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? साथियों, हाइड्रोजन जो है वो खुद जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी H2O को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो जल बन जाएगा H2O। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है सोडियम बेंजोएट का आणविक सूत्र क्या होता है? साथियों, सोडियम बेंजोएट का आणविक सूत्र होता है NaC7H5O2, NaC7H5O2 सोडियम बेंजोएट का सूत्र होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है इनमें से किसे प्रकृति की किडनी कहा जाता है? साथियों, प्रकृति की किडनी के नाम से जाना जाता है आर्द्र भूमि को, क्योंकि यही जो है बहुत सारे अवांछनीय पदार्थ को गलाने का काम करता है, उसको रिसाइकलिंग करने का काम करता है आर्द्र भूमि। अगर पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाए तो साथियों अमेजन वर्षा वन होगा, अमेजन के जंगल। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के आविष्कारक कौन थे? साथियों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के खोज के आविष्कारक के बारे में बताएंगे तो आपको पता है कि इसके खोजकर्ता थे, ऑप्शन नंबर सी होगा हेनरिक हर्ट्ज। हेनरिक हर्ट्ज ने ही 1887 ईस्वी में
प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कार किया था? अगले प्रश्न को देखते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी है साथियों, आप इनका PDF फॉर्मेट टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से भी बना सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश जो भी माध्यम हो। कहा अगले प्रश्न है कि दम्मा एवं गंजापन बीमारी की वजह है। तो साथियों, दम्मा एवं गंजापन जो बीमारी होती है वो कवक के कारण होती है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ए। कवक आपको पता है एस्परजिलियस फैमोगेटस के कारण से दम्मा होता है, जबकि टीनिया कैपेटिस के कारण से गंजापन होता है। अगले प्रश्नों की ओर देखते हैं। औषधि विज्ञान के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो औषधि विज्ञान के पिता के नाम से जाने जाते हैं हिप्पोक्रेटस, क्योंकि हिप्पोक्रेटस ने ही सर्वप्रथम औषधि के सहारे से चिकित्सा को यानी बीमारी को ठीक करने का काम किया था, इसीलिए औषधि विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। मम्प्स क्या है? तो साथियों, मम्प्स एक वायरस द्वारा होने वाला रोग है, यानी विषाणु द्वारा होने वाला एक बीमारी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो साथियों, आपको पता है कि लार में 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथि पाया जाता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि, जबकि लार में 2 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जबकि लार ग्रंथि पूछा जाएगा तो 3 जोड़ी पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? साथियों, कोशिका का ईंधन कहा जाता है किसे? तो ग्लूकोज को कहा जाता है, क्योंकि ग्लूकोज के सेवन से ही तत्कालिक ऊर्जा प्रदान होता है कोशिकाओं में। अगले प्रश्न को देखते हैं। पेसमेकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? साथियों, पेसमेकर हृदय गति से संबंधित है और इसे SA नोड के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है। तो मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है, इसमें क्या पाया जाता है? तो साथियों, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है, लेकिन साथियों सर्वाधिक मात्रा में जो है सिट्रिक अम्ल ही पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल थोड़ा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसका आंसर होगा सिट्रिक अम्ल। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है इनमें से सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो साथियों, ऑप्शन नंबर ए में है अर्बर और स्मिथ ने अंतः आकेंद्रण का पता लगाया, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन, फेल्डमैन ने एग्रोबैक्टीरियम यानी TDNA युक्त परजीवी पादपों का विकास किया, यह भी कथन सत्य है। उसके बाद साथियों, मुलिस पॉलीमरेज श्रृंखलित प्रतिक्रिया यानी PCR का पता लगाया, यह भी बात सत्य है। अगला ऑप्शन है डी में कि टेमिन और बाल्टीमोर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का पता लगाया, ये भी कथन सत्य है। तो साथियों, मेरा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि कोई भी कथन गलत नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण दिखना क्या कहलाता है? तो महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण दिखना कहलाता है विरिलिज्म, ऑप्शन नंबर बी। विरिलिज्म यानी कि महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण, जैसे आवाज़ का भारी होना या दाढ़ी मूंछ का हो जाना, तो ये सारी जो है महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जिसे विरिलिज्म कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 27 नंबर प्रश्न को। तो साथियों, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यानी कि हमें असत्य कथन को जो है चुनने के लिए कह रहा है। तो साथियों, 1 नंबर है ऑप्शन ए कि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता, ये कथन सत्य है साथियों, क्योंकि केवल जो है पादप कोशिकाओं में ही लवक पाया जाते हैं, जो कि लवक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी, अवर्णी और हरित लवक। अगला यानी ये ऑप्शन सही होगा। अगला ऑप्शन है कॉर्क ओक की वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है, यह भी कथन साथियों सत्य है। अगला कथन है कि
कि एकेसिया पौधे की लकड़ी से कत्था प्राप्त किया जाता है। ये भी कथन साथियों सही है, यानी एकेसिया नामक पौधे की लकड़ी से ही कत्था प्राप्त किया जाता है। पादप कोशिका में सिलिया नहीं पाया जाता है साथियों, ये भी कथन सत्य है। तो यानी कौन सा असत्य है, तो इनमें से कोई असत्य नहीं है, यानी सब के सब सत्य है। अगले प्रश्न को देखते हैं, ब्लू फ्लैग क्या है। तो साथियों ब्लू फ्लैग जो है क्या है, तो यह एक प्रकार का ट्रेडमार्क है। ब्लू फ्लैग एक प्रकार का ट्रेडमार्क है, यानी मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, क्योंकि यह जो है 60 सदस्यों देशों में 65 संगठनों के मिलाकर एक लाभकारी एवं गैरसारी संगठन है, यानी ये गैर सरकारी संगठन है और लाभकारी। तो यही है ब्लू फ्लैग। अगले प्रश्न को देखते हैं, कहता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रयोग तकनीक किया जाता है। साथियों पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है किस लिए, तो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है डीएनए प्रबंधक तकनीक में, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखते हैं, कहता है विश्व का पहला देश जिसमें बायोमेट्रिक्स प्राइवेसी कोड लागू किया, यानी विश्व का पहला वो कौन सा देश है जिसने बायोमेट्रिक्स प्राइवेसी कोड लागू किया, तो साथियों ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है कॉस्पेडोट्रोपिस गेटा थनबर्ग प्रजाति है, तो ये किसकी है, तो ये घोंघे की, यानी एक घोंघे की प्रजाति की खोज की गई हाल ही में और इसे ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया, घोंघे की प्रजाति। अगले प्रश्न को देखते हैं, कहता है चर्चिल और नेसल्स कहाँ की दो नदियाँ हैं। साथियों चर्चिल और नेसल्स ये जो है प्रॉपर रूप से कनाडा की दो नदियाँ हैं, चर्चिल और नेसल्स। अगले प्रश्न को देखते हैं, कहता है एंडीज पर्वत जो है एंडीज पर्वत का विस्तार कितने देशों में। साथियों दक्षिण अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो कि एंडीज पर्वतमाला है, यह दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में फैला हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं, कहता है इनमें से कौन सा पठार सबसे दक्षिण में अवस्थित है। साथियों इन तमाम पठारों में पेंटागोनिया का पठार जो है सबसे दक्षिण में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। तो साथियों सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखते हैं, लौह इस्पात में के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है। तो लौह इस्पात उत्पादन में अग्रणी देश चीन है, उसके बाद अमेरिका है, तो मेरा आंसर हो जाएगा चीन। अगले प्रश्न को देखते हैं, इनमें से किस प्रदेश या प्रदेशों का सर्वाधिक तटीय सीमा है। साथियों इन तमाम प्रदेशों में कह रहा है किसका जो है सर्वाधिक तटीय सीमा है, तो भारत के सबसे बड़ा तट जो है गुजरात का है जो कि 1663 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत के पहले एवं भारत के दूसरे स्थान पर है तटीय सीमा वाला, जो कि लगभग 1100 किलोमीटर है। तो अगले प्रश्नों को देखते हैं, इनमें से किस देश से भारत का सर्वाधिक सीमा स्पर्श करती है। साथियों दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हमें चुनना है कि इनमें से किस देश से भारत की सीमा ज़्यादा स्पर्श करती है। अगर प्रॉपर रूप से देखा जाए तो भारत की सीमा जो है सर्वाधिक ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगता है 4096 किलोमीटर, और उसके बाद चाइना के साथ लगता है 3488 किलोमीटर, और उसके बाद पाकिस्तान के साथ लगता है 3323 किलोमीटर, और उसके बाद साथियों चौथे स्थान पर आता है नेपाल के साथ, जिसमें 1751 किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है, 1751। तो मेरा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आंसर बी यानी नेपाल। जबकि अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगता है, और म्यांमार के साथ 1650 के आसपास लगता है, और भूटान के साथ 966 किलोमीटर यानी 950 के आसपास लगता है। अगले प्रश्न को देखते हैं,
कहता है सुंदरबन को नेशनल पार्क कब घोषित किया गया। साथियों, सुंदरबन को नेशनल पार्क के रूप में 1984 ईस्वी में घोषित किया गया। और ये सुंदरबन आपको पता है वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं और यहीं पर सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रूपकुंड झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है। साथियों, रूपकुंड झील जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। यह ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ होगा। तो साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम यानी कि चौथे क्रम के ये यूथ गेम होने वाला था खेलो इंडिया, जो कि हरियाणा में प्रस्तावित था और इनका शुभांकर दिया गया था ढांकर, पंचकुला जगह पर खेलने का जो है प्रस्तावित किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व के 45 देशों द्वारा फरवरी 2021 के मध्य में अमन नामक सम्मिलित नौसेना अभ्यास में हिस्सा लिया। तो साथियों, इसका आयोजन किस देश के नौसेना द्वारा किया गया। ये अमन नामक सम्मिलित नौसेना अभ्यास जो किया गया था 45 देश, जिनमें पाकिस्तानी नौसेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व संपोषणीय विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस देश के मुखिया द्वारा किया गया। साथियों, विश्व संपोषणीय विकास शिखर सम्मेलन का जो है उद्घाटन हाल ही में किया गया और ये कोई दूसरा देश नहीं, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ये फरवरी 2021 की घटना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने BBC वर्ल्ड न्यूज़ के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया। BBC वर्ल्ड न्यूज़ के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया था चाइना। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आशा इंडिया। अगला प्रश्न है आशा इंडिया पहल का संबंध किससे है। तो साथियों, आशा इंडिया पहल का संबंध जो है यह प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है वहन करने योग्य आवास मुहैया कराना है, यानी कि शहरी मामलों में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास जो है मुहैया कराना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है। साथियों, 2020 ईस्वी में भारत के 3 जो है यानी T1, T2 और T3 जो अभी हाल ही में रैंक आया है। साथियों, इसमें 86 स्थान था और T2 में 85 स्थान था, यानी एक वर्ष में 3 बार आता है। और T3 में अभी जो है भारत के 90 स्थान दे दिया है। तो आपको जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो अभी वर्तमान में 90 स्थान पर पहुंच गया है और सबसे ज़्यादा पासपोर्ट ताकतवर वाले देश में जो है जापान पहले स्थान पर है। चलते हैं अगले प्रश्नों में। वर्तमान में विकसित देशों की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। साथियों, आपको पता है कि विकसित देशों में अमीर देश आते हैं और विकासशील देशों में गरीब देश आते हैं। जैसे भारत विकासशील देश है और अमेरिका विकसित देश है। तो विकसित देश यानी ऐसे अमीर देश लगभग 22% जनसंख्या है अमीर देश में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम जो है कौन सा है। तो आपको पता है कि हाल ही में मोटेरा स्टेडियम जो कि वल्लभ भाई पटेल के नाम पर था, जिनका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया अहमदाबाद में, और ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। आपको बता दें कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी भी ऑस्ट्रेलिया में है और वानखड़े स्टेडियम जो है ये मुंबई में है। तो साथियों, चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार के किस स्थान में खेल विश्वविद्यालय
खोलने का प्रस्ताव पारित किया। साथियों, बिहार के राजगीर में जो है खेल विश्वविद्यालय, यानी बिहार का प्रथम खेल विश्वविद्यालय राजगीर में ही स्थापित किया जा रहा है और ये देश का 6ठे खेल विश्वविद्यालय है। देश के 6ठे एवं बिहार का प्रथम खेल विश्वविद्यालय राजगीर में स्थापित किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 का बिहार का बजट कितना अधिक है? साथियों, 2021 में जो बजट पारित किया गया और 2021-22 में पारित किया, तो कहता है इसमें अंतर कितना अधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6541 करोड़ अधिक है। अगला प्रश्न है साथियों कि 1 लाख से अधिक विद्यालयों में शुद्ध जल आपूर्ति करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा पहला राज्य है जो 1 लाख से अधिक विद्यालय में शुद्ध जल आपूर्ति कराया? साथियों, ऐसा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। रमप्पा मंदिर जो है कहाँ स्थित है? साथियों, रमप्पा मंदिर ये तेलंगाना में स्थित है। ये काफ़ी चर्चा में इसलिए है कि इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में स्थान दिया गया। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 15वें आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार स्थिर, यहाँ रॉ होगा, स्थिर मूल्य पर बिहार का विकास दर कितना प्रतिशत रहा? तो साथियों, 2020-21 में स्थिर मूल्य पर बिहार का विकास 10.5% यानी कि 10.5% रहा। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों में 49% FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को परिवर्तित करके कितना प्रतिशत कर दिया? यानी 49 से परिवर्तित करके बढ़ाकर कितना कर दिया? तो ये कर दिया 100%। तेल कंपनी की मामला आए तो ये हो गया 49 से बढ़ा के 100%। अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ब्रिस्बेन को किस वर्ष के लिए ओलंपिक की मेज़बानी के लिए चुना गया? तो साथियों, आपको बता दें कि 2020 में टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुआ था, 20 में ही प्रस्तावित था, और 2024 का जो होगा पेरिस फ्रांस में होगा, 2024 का पेरिस फ्रांस में, और 2028 का जो होगा लॉस एंजिल्स में होगा, और साथियों 2032 का जो होगा वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया में 2032 का। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के किस पर्यावरणविद एवं चिपको आंदोलन के नेता का निधन हो गया? साथियों, चिपको आंदोलन के नेता का निधन हो गया, वो है सुंदरलाल बहुगुणा, जो काफ़ी चर्चे में रहा। साथियों, 21 मई 2021 को इनकी मृत्यु हो गई। और आपको बता दें कि इन्होंने 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं ये जो है चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, जो उत्तराखंड में इन्होंने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनके साथ गोविंद सिंह, गौड़ा देवी और चंदी प्रसाद भी चिपको आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किसे फेडरल ऑफ इंटरनेशनल हॉकी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह है अपना नरेंद्र बत्रा, यह दोबारा चुन लिया गया। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये हैं IPS अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में एरियल हेनरी को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? साथियों, एरियल हेनरी को हैती का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहारी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? साथियों, बिहारी पुरस्कार 2020 जो है मोहन कृष्ण बोहरा को सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं।
लोक उद्यम विभाग को हाल ही में किस मंत्रालय के एक विभाग के रूप में अन्वेषित किया गया? यानी लोक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के अधीन डाला गया? तो ये डाला गया साथियों वित्त मंत्रालय के अधीन, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में पासपोर्ट रैंकिंग में शीर्ष पर किस देशों ने कब्जा किया? साथियों ये पासपोर्ट रेसिंग यानी हैंडली पासपोर्ट रिपोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें जापान जो है शीर्ष पर रहा। मैंने पहले भी अभी कुछ देर पहले भी आपको बता दिया। अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? साथियों ये जनजातीय महोत्सव नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया था भारत के उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। तो यानी मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और ये 2021 में 15 फरवरी को किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में कौन सा शहर देश में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया? साथियों ड्रिंक फ्रॉम टैप की सुविधा देने वाला भारत का पहला शहर बन गया पुरी, उड़ीसा, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की दृष्टि से। अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। चर्चित गलवान वैली यानी कि गलवान घाटी जो है कहाँ पर स्थित है? साथियों भारत चीन के सीमा विवाद क्षेत्र लद्दाख में गलवान घाटी स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है बैडमिंटन का महिला ओलंपिक 2020 के एकल स्वर्ण पदक किसने जीता? साथियों महिला में जो है बैडमिंटन में ओलंपिक में 2020 जो हुआ था रियो ओलंपिक, तो इनमें स्वर्ण पदक किसने जीता? ये चीन की थी चेन यू फेई, जिन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीती, चेन यू फेई। अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस देश के नाम रहा? साथियों टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक की बात की जाए तो सर्वाधिक स्वर्ण पदक अमेरिका के नाम रहा, जिन्होंने 39 स्वर्ण पदक अपने नाम किया और चीन ने 38 स्वर्ण पदक अपने नाम किया और भारत ने 1 स्वर्ण पदक के साथ 48वें स्थान ग्रहण किया ओलंपिक में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न है वो मैथ से संबंधित है, तो साथियों इनको बता दें कि पहले पढ़ते हैं। आमों को 10,000 रुपया प्रति टन के दर से ख़रीदा गया। यदि कुल आमों का 1/3 हिस्सा 4% की हानि पर बेच दिया गया तो पूरे कारोबार में 30% का लाभ हुआ। पूरे कारोबार में 30% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष आमों को किस मूल्य प्रति टन पर बेचा जाना चाहिए? तो साथियों इसको करना क्या है, तो सर्वप्रथम देख लेते हैं 30% का कुल व्यापार में कहता है लाभ, तो 10,000 का 130% यानी 30% का लाभ होगा, तो काटते हैं कितना होता है 0 0 0 0। तो साथियों ये हो जाएगा 13,000, यानी कि 13,000 हमको लाभ चाहिए। और पहले कहता है 1/3 हिस्सा 4% की हानि पर बेचा गया, तो साथियों 1% ये 1/3 हिस्सा, यानी अब चलते हैं दूसरे स्टेप में। तो 10,000 का 1/3 हिस्सा जो है 96/100, यानी कि ये जो है मेरे 4% की हानि हो रहा है, तो 2 शून्य और 2 शून्य गायब हो गया, ये 3 से 32 कट गया, 32 या 96, तो 3200 रुपया की हानि हो रहा है पहले 10,000 में। तो साथियों 13,000 में से 32,000 को घटाना है, तो 13,000 में से 32,000 को घटाएंगे, ये 3200 को घटाएंगे तो साथियों आएगा 9800।
9800। अब 9800 को कहता है शेष बचा हुआ, मैंने 1/3 ले लिया, 1 में से 1/3 घटेगा तो बचेगा कितना, 2/3। तो मेरा 3 जो है क्रय मूल्य है और 2 जो है विक्रय मूल्य है। तो साथियों इनमें क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे और 2 से भाग देंगे, यानी हमको क्रय मूल्य निकालना है कि कितना मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर काटेंगे तो 49 से कट गया 9800, 49 से कट गया 49 दूना, तो 4900 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी आपको गुना करते हैं, 4900 गुना 3। तो साथियों मेरा ये आ जाएगा 49 तिया 50 तिया 150 होता है, जिसमें से 3 घटा लेंगे तो हो जाएगा 4900, 49 तिया 147, तो 14700 ये मेरा सी आंसर आ गया। तो अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न कहता है 10%, 16% और 25% 3 क्रमागत छूट जो है एकल छूट के बराबर होंगे। तो साथियों इनको हम 100 से तुलना करते हैं, 100 से तुलना करेंगे तो अंत में जो मेरा 100 से कम आएगा तो वो हानि होगा उतना, और 100 से अधिक वो जो होगा तो लाभ होगा। तो 100 में 10% हानि हो रहा है तो 90/100, फिर 16% की हानि हो रहा है तो 84/100, उसके बाद 25% की छूट हो रहा है तो 75/100, यानी कि ये 2 शून्य कट गया, 25 तिया 75, 25 चौके 100। अब साथियों 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 का 4, यानी 21 चौक 84। अब मेरा जो है 1 शून्य यह भी कट रहा है, 1 शून्य यह भी, यानी और साथियों ये नीचे में दशमलव यहाँ पर एक जो है शून्य बचा हुआ है, तो 9 तिया 27 गुना 21, तो 27 गुना 21 करेंगे तो आ जाएगा ये 27 का 27 का 7 हो गया, बचा है 2, 27 दूना 54, 54 2 56, तो 56.7, यानी कि ये मेरा एक बचा हुआ है। तो साथियों 100 से कितना कम है 56.7, तो 43.3 इसमें जोड़ेंगे तो 100 पूरेगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 43.3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। कहता है 8 कमीज का अंकित मूल्य 9600 है, जिस पर 15% की छूट दी जाती है, तो 5100 में कितनी कमीज़ें खरीदी जा सकती है। तो साथियों 9600 पर 15% छूट है, तो पहले मैं छूट का जो है निकाल लेता हूँ, गुना 15 छूट है तो 85/100, तो ये 2 शून्य और 2 शून्य ख़त्म हो गया, तो 96 गुना 85 करेंगे। 96 गुना 85 अगर करते हैं तो 6 पंचे 30 के 0 और 9 पंचे 45 3 48 480, उसके बाद 8 से देंगे 8 छंग 48, और उसके बाद 8 नमा 72, 72 4 76, तो मेरा हो जाएगा क्या 0 8 8 16 6 6 4 10 1 11, बाकी 1 और 1 8 7 1 8, यानी 8160। तो साथियों 8160 जो है ये मेरा कुल रुपया हुआ, ये 8 कमीज का दाम हुआ, तो इसमें से 8 से भाग देंगे तो 8 का 8 और 0 देंगे, फिर 8 दूना 16 और 0, यानी 1020 रुपया में एक कमीज खरीदते हैं, तो 5100 में कितना कमीज खरीदेंगे साथियों। तो 5100 में हम अगर 1020 से भाग देंगे तो मेरा राइट आंसर, तो 0 0 ख़त्म हो गया, और इसे 3 तिया 9 और 1 बचा 12, तो 3 चौक 12, यहाँ पर 17 तिया 51 170। साथियों पुनः ये 17 दूना 34 और 17 दही 170, 2 पचे 10, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आ गया 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं
पुनः आज के अगले प्रश्नों की ओर। उम्मीद है कि साथियों इन प्रश्नों को आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अगला प्रश्न है कि दो पाइप है ए और बी किसी टंकी को 18 और 24 घंटा में ये मिनटों में भरते हैं। तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को 12 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। तो साथियों बंद करने वाली बात है तो हम 18 और 24 दिया हुआ है, दोनों इनका लॉसो लेते हैं। तो 18 और 24 का लॉसो लेंगे तो आपको पता है कि कितना आएगा, 72 आएगा लॉसो। 18 चौके 72 और 24 तिया 72, दोनों का दोनों आ गया है। उसके बाद साथियों अब कह रहा है कितने मिनटों की पूरी भरने, यानी 12 मिनट में जो है भरने के लिए कितने समय बाद जो है बी को बंद करना होगा। बी मेरा है 24। तो साथियों हम ऑप्शन से 8 मिनट ले लेते हैं। अगर 8 मिनट लेते हैं तो दोनों के द्वारा किया गया 8 मिनट में कितना कम होगा, 4 + 3 7, 7 गुना 8 करेंगे तो कितना कम होगा, 56। 72 में से 56 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16, क्योंकि 56 10 66 6 72 यानी 16 बचेगा। अब साथियों 16 कम जो है कौन करेगा, 4 करेगा। कितने घंटा में, 4 से भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा, यानी 4 घंटा में। तो 8 घंटा मेरा पहले लिया गया है दोनों के द्वारा और बी को फिर छोड़ दिया 8 घंटा के बाद, तो 4 घंटा में अकेले कर लिया ए। तो 8 4 12 घंटा भी ये 12 मिनट भी पुर गया और 8 मिनट में बंद भी करा दिया। तो मेरा आंसर क्या जो होगा, राइट आंसर डी नंबर। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ए और बी को उनके नियोक्ता द्वारा प्रत्येक सप्ताह कुल 2040 रुपया का भुगतान किया जाता है। यदि बी को ए के भुगतान की गई राशि का 140% जो है भुगतान किया जाता है तो प्रत्येक सप्ताह ए को कितना राशि प्राप्त होगा। साथियों ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, इनको ज़रा हम ट्रिक के माध्यम से पुनः बनाते हैं। ए बराबर हो गया मेरा, देखिए दोनों का अनुपात निकालते हैं। ए का हो गया अगर 100 कहता है यदि बी ए को भुगतान की गई राशि का 140% भुगतान किया जाता है। ए का है अनुपात 100 और बी का हो जाएगा 140। एक का रहा है राशि का 140%, तो 140 हो जाएगा। शून्य कट गया, शून्य कट गया, 5 दूना 10, 7 दूना 14, अनुपात मेरा आ गया 5:7। साथियों ये जो है दोनों का द्वारा दिया गया कुल सप्ताह का नियोक्ता है 2040, तो इनसे भाग देंगे 12 से, 7 5 12 से। और मांग किसका रहा है, ए वाला, तो ए का मेरा है अनुपात 5, तो गुना करेंगे 5 से। 2040 में अगर 12 से भाग देंगे तो 12 के 12 और बचा हुआ है 8, बरसते 84, शून्य बचा है। और उसके बाद 170 गुना 5 करेंगे, 17 5 85। मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया 850। उम्मीद है कि साथियों ये ऑप्शन नंबर ए होगा, समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। और आज के अगले प्रश्न हैं साथियों, ये प्रश्न जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर और उधर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना होगा, उस पर तोड़ना होगा। ये थोड़ा सा कठिन है, यानी कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसको स्किप करने में ही फ़ायदा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। कह रहा है एक दुकानदार ने सेल के समय टीवी सेट के मूल्य पर 40% छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 26,400 रुपये की छूट प्राप्त करना चाहता है तो उसे ऐसे कितने टीवी सेट खरीदना चाहिए जिसमें प्रत्येक टीवी का मूल्य दिया गया है 6,000 रुपया। ये सारे डाटा दिया गया है साथियों। तो पहले हम ये करा, इतना छूट प्राप्त करना चाहता है, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य है।
और 40% जो है हानि हो रहा है, यानी कि ये लॉस हो रहा है। तो साथियों सर्वप्रथम निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालना होगा। तो x का 40%, 40/100 बराबर 26,400, 26,400। अब देखिए साथियों, ये 40, ये 0 और ये 0 कट गया। उसके बाद 4 6 24, 2 पर 4 24, 4 6 24, तो ये मेरा आ गया 66,000। अब साथियों एक का मूल्य दिया गया, प्रत्येक का मूल्य दिया गया है 6,000 और कह रहा है कितना खरीद सकते हैं, कितना लेंगे कितना मेरा जो है छूट मिलेगा। तो 66,000 में से 6,000 से भाग देंगे, 6,000 से भाग देंगे तो कितना आएगा मेरा, 101, 101 ये और 101 ये, और 6 कट गया 6, 11, यानी बराबर आ गया, बराबर मेरा आ गया 11। यानी कि 66,000 में 6,000 से भाग देंगे तो 11 से लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न करता है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन मारता है, बनाता है, जिससे उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, यानी कि 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो साथियों इनको देखते हैं। ये भी देखिए 14 पारी का औसत x था तो हो गया 14x, और 14 पारी के बाद उन्होंने 92 रन मारता है, 92 प्लस कर दिए। चलिए यहाँ से बैठाते हैं साथियों, 14x हो गया प्लस 92 रन मारता है तो 92 हो गया। उसके बाद बराबर हो जाएगा 15वीं पारी के बाद उसका औसत जो है 4 वृद्धि हो जाती है। तो x + 4, क्योंकि पहले मैंने माना 14x, यानी 14 गुना x किया और उस प्रकार वहाँ होगा 15 गुना x + 4। अब इनको बैठाते हैं साथियों, तो ये होगा 14x + 92 बराबर 15x + 15 चौके 60। तो साथियों ये 15x होगा। अब 15x 14x उठ के कहाँ आएगा, ये बगल, तो होगा x बराबर 92 में से 60 जाएगा तो हो जाएगा 32। तो साथियों x बराबर हो गया 32। ये है मेरा 14वां पारी का औसत। लेकिन 15वां पारी में कहता है 4 वृद्धि हो जाती है, तो 32 4 कितना होगा, 32 + 4, तो मेरा हो जाएगा आंसर 36। यानी 15वां पारी के बाद औसत क्या हो जाएगा, 36, क्योंकि यहाँ पर देख रहा है कि 4 वृद्धि हो जाती है 15वां पारी में। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, ये साथियों यहाँ पर ये डाटा जो है थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर 1 0 और होगा, यानी 2000 होगा तब ये बनेगा पूर्ण रूपेण। और साथियों ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है लेकिन बनाने में बहुत आसान है, देखिएगा ये सेकेंड में बन जाएगा। कह रहा है 2000 कर्मचारियों को एक परियोजना को पूरा करने का कार्य सौंपा गया। पहले वर्ष के अंत में कर्मचारियों की 15% संख्या कम हो जाती है और दूसरे वर्ष में 10% कम हो जाती है, और तीसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या इतना बढ़ा दी जाती है 10%। तो चौथे वर्ष में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। तो साथियों 15 2 बार कम हुआ और एक बार बढ़ा है 10%, तो इसको 2000 दिया हुआ है। चलिए इसको देखते हैं। लाभ हानि का प्रश्न है, तो ये 2000 गुना 15 का कम हुआ पहले तो 85/100, फिर दूसर में 10% कम हुआ तो 90/100, फिर 10% आगे बढ़ा दिया है, तो यहाँ पर बढ़ा दिया है तो क्या करेंगे 110/100। अब इन्हीं को सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 0 2 0 और 1 0 1 0 1 0 1 0 और 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, और ये कट गया मेरा 2 5 10 5 5 17 85। अब साथियों 17 गुना 99, 17 गुना 99 करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। करते हैं 17 53 से 3
बाकी रहल 15, 17 53 से 153 15 168 यानी 1683 मेरा ऑप्शन नंबर बी आ गया। चलते हैं अगले प्रश्नों में। साथियों अगला प्रश्न कहता है, और ये मैथ का आखिरी सवाल है क्योंकि बीपीएससी में 10 मैथ प्रश्न रहता है। कहता है समान आकार वाले 12 ठोस अर्धगोले को पिघलाकर 7 सेमी व्यास और 28 सेमी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है। अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी? ये मैथ का आखिरी सवाल है तो इनको सॉल्व करता हूँ। कहा है समान आकार वाले 12 ठोस अर्धगोले को पिघलाकर 7 सेमी व्यास दिया है 7, तो त्रिज्या हो जाएगा 3.5 3.5। तो और ऊंचाई दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाएगा तो अर्धगोले की त्रिज्या कह रहा है क्या होगा? साथियों आपको पता है गोले की त्रिज्या होती है 4/3 पाई आर क्यू। तो अर्ध इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा हो जाएगा अर्धगोला, तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। तो इन्हीं फार्मूला पर हम बैठाते हैं, यानी दोनों का आयतन करेंगे, एक बगल बेलन, एक बगल अर्धगोले का आयतन और एक बगल बेलन का आयतन। तो चलिए साथियों इनको पुट करते हैं। 12 दिया हुआ है मेरा, 12 गुना 2/3 गुना पाई आर क्यू करेंगे आर स्क्वायर गुना फिर करेंगे आर, तो मेरा हो गया आर क्यू। अब इधर बैठाते हैं पाई आर स्क्वायर गुना एच का मान दे देते हैं यहाँ पर 28, क्योंकि एच को हमको यहाँ पर काटना है। अब देखिए साथियों पाई आर स्क्वायर ये कट गया, ये आर मेरा बचा हुआ है। अब इनको काटते हैं। यहाँ पर देखिए 3 चौके 12, 4 से कट गया, 4 सते 28 ये भी कट गया। तो आर बराबर क्या मेरा आ गया? आर बराबर आ गया 7/2। तो 7/2 बराबर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। साथियों उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब जीके का प्रश्न फिर बचा हुआ है, उनको देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार इनमें से किस शासक ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में पशु हत्या एवं मद्यपान पर प्रतिबंध लगाया? साथियों ऐसा करने वाला शासक था सोलंकी वंश के प्रसिद्ध शासक कुमार पाल ने, जिन्होंने पशु हत्या और मद्यपान पर प्रतिबंध लगाया अपने साम्राज्य में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? साथियों दिए गए शासकों में किस शासक को वर्ण व्यवस्था, तो यह है गौतमीपुत्र शतकर्णी। ये सातवाहन वंश के प्रसिद्ध शासक थे। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? यानी ये दोनों व्यक्ति किस घटना से संबंधित है? साथियों ये जो है दोनों का दोनों नील विद्रोह से संबंधित है। नील विद्रोह, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। और ये नील विद्रोह हुआ था साथियों 1854 से 1860, 1854 से 1860 के बीच हुआ था, जो कि आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? किसके शासनकाल में संपन्न हुई? साथियों आपको पता है कि चार बौद्ध संगीति में राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर में हुआ था कुंडलवन। और साथियों अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता में महाकाश्यप, सवाकामी, मोगलीपुत्र तिस्स, उसके बाद वसुमित्र थे 4 अध्यक्ष। तो मेरा तीसरी की अध्यक्षता की बात करें तो साथियों तीसरी की अध्यक्षता की बात करें तो ये होगा मोगलीपुत्र तिस्स, यानी ये ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर।
अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में पटना को पाली ब्रोथा कहा? साथियों, इंडिका वो ग्रंथ है जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया और इन्हीं पुस्तक में पटना को पाली ब्रोथा कहा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे, जबकि सचिव के रूप में जयप्रकाश नारायण कार्य कर रहे थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? साथियों, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना करने में विभिन्न सारे व्यक्तियों की सहायता रहा और ये हुआ था 1885 ईस्वी में, 1885 में, जिसमें फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, ये तीनों व्यक्ति के सहयोग से हुआ था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई कि इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो साथियों, पहले सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी में और दूसरा सम्मेलन हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। तो द्वितीय में कांग्रेस ने भाग लिया और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ये तीनों का तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो साथियों, ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी को लखनऊ, ये जो है गोरखपुर के पास चौरी चौरा कांड घटना हुआ, जिसमें 21 हवलदार एवं 1 थानेदार की मृत्यु हो गई। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1857 की क्रांति में बिहार में जो है कब प्रारंभ हुई? तो 1857 की क्रांति बिहार में 3 जुलाई 1857 को प्रारंभ हुआ और ये करने वाले थे पटना के प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया? साथियों, दिल्ली दरबार जो है लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 1877 ईस्वी में आयोजित किया गया था और दिल्ली दरबार कुल मिलाकर 3 बार आयोजित किया गया था, जो पहली बार 1877 लॉर्ड लिटन के समय में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस एक्ट को यानी किस कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा जाता है? साथियों, यह था रॉलेक्ट एक्ट, जो 19 मार्च 1919 ईस्वी को प्रारंभ किया गया। इसके तहत जो है मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकता था और उन्हें जेल भेज सकता था। चलते हैं अगले प्रश्न में। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर किस वर्ग के थे? तो सल्तनत काल के अधिकांश अमीर जो है वह तुर्क वर्ग के थे। अगले प्रश्नों को देखते हैं। इनमें से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? साथियों, कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान देने वाले प्रमुख व्यक्तियों में कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को शुरू किया था, प्रारंभ किया था और यह कुतुब मीनार बख्तियार काकी के नाम पर जो है बनाया गया है, उन्हीं के सम्मान में। और अगला है फिरोज शाह मेहता, इन्होंने चौथे और 5वें मंजिल का निर्माण किया, क्योंकि चौथे मंजिल ध्वस्त होने वाला था तो चौथा और 5वां दोनों मंजिल का निर्माण किया। और इल्तुतमिश कुतुब मीनार के कार्य को पूर्ण किया, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने योगदान नहीं दिया। तो साथियों, मेरा आंसर हो जाएगा डी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी इनमें योगदान नहीं दिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है दस्तर बंदन कौन कहलाते थे? तो साथियों, धार्मिक लोग के जो उलेमा लोग होते थे वही दस्तर बंदन कहलाते थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है दिल्ली में पुराना किला के भवन का निर्माण किसने कराया? तो साथियों, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए।
अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है मानव बलि का निषेध करने के कारण अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है। साथियों, ये जनजाति जो है तमिलनाडु के प्रसिद्ध खोन जनजाति, ये जनजाति है तमिलनाडु में, और यह खोंड जनजाति जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था मानव बलि को प्रथा को निषेध करने के कारण। अगले प्रश्न को देखते हैं। अंग्रेज़ों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम आरंभ किया था। तो साथियों, अंग्रेज़ों द्वारा जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था मुनरो के द्वारा, टॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में, और वो किया गया था 1820 ईस्वी को, 1820 ईस्वी को। चलते हैं साथियों आज के अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है इनमें से किसने अभिनव भारत की स्थापना की। साथियों, अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संस्था थी और इसमें स्थापना करने वाले व्यक्ति थे बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ये किया था 1904 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है इनमें से किसने सिद्धराज की उपाधि धारण की। साथियों, ये सोलंकी वंश के प्रसिद्ध शासक थे जयसिंह सिद्धराज। ऑप्शन नंबर सी होगा, जयसिंह ने सिद्धराज की उपाधि धारण किया। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। साथियों, ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1920 ईस्वी में और इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है हुंडी की व्यवस्था किस काल की व्यवस्था है। तो साथियों, हुंडी की व्यवस्था जो है यह सल्तनत काल, ये जो है मुग़ल काल की प्रमुख व्यवस्था है। यानी हुंडी की व्यवस्था को देखा जाए तो ये साथियों मुग़ल काल की जो है व्यापार की प्रमुख व्यवस्थाएं हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो साथियों, इन्हीं घटनाओं को हम सही क्रम के रूप में सजाते हैं, तो आप देखिएगा। कहता है अगस्त प्रस्ताव। तो साथियों, ये अगस्त प्रस्ताव जो आया था ये 8 अगस्त 1940 को आया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 को, और अगस्त की घोषणा किया गया था 1917 ईस्वी में, 1917 में, और अगस्त संपर्क लिया गया था 1942 ईस्वी में, जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था 1946 ईस्वी में, 16 अगस्त 1946। तो साथियों देखिए इनके कार्यक्रम को सजाते हैं। तो 1940 और 1942, 1917। तो पहले होगा 2, उसके बाद होगा 1, 3, 4। तो 2, 1, 3, 4 मेरा ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है बिहार में स्वराज दल का कब तक अप्रभावी हो गया। यानी बिहार में जो 1923 ईस्वी में मोतीलाल और चित्तरंजन दास के द्वारा निर्मित किया गया था संस्था स्वराज पार्टी, तो कहता है बिहार में कब तक जो है अप्रभावित हो गई है। तो साथियों ये 1925 तक में अप्रभावी हो गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है नोनिया संप्रदाय का संबंध क्या है। तो साथियों नोनिया एक संप्रदाय है और कहता है कि इसका संबंध किससे है। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो होगा ई हो जाएगा। नोनिया संप्रदाय के लिए संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह जो है स्वरा से संबंधित था। किससे? स्वरा से, जो कि ऑप्शन में मौजूद नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। तो साथियों अनुशीलन समिति के संस्थापक की ओर अगर नज़र डालें तो ये 1902 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, 1902 ईस्वी में। और इनमें देखा जाए तो वरिंद्र कुमार घोष,
सत्येंद्र चंद्र बोस और प्रबोध मित्र, ये तीनों व्यक्ति की सहायता से हुआ था। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो साथियों, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। ये 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन हुआ था और भारत विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन के ही द्वारा किया गया था, जबकि भारत विभाजन की जो है सीमा रेखा का निर्धारण किया था सर सिरिल रेडक्लिफ। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्याग दिया था? तो साथियों, ये बलदेव सहाय ये महाधिवक्ता के पद पर थे और इन्होंने 1942 ईस्वी में त्याग दे दिया था, क्योंकि जब 9 अगस्त 1942 को, पहले तो 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की प्रस्ताव पारित किया और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रारंभ हो गया था। तो साथियों, 9 अगस्त को ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और ये जो है बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से इसी गुस्सा में त्याग दे दिया। चलते हैं अगले प्रश्न में। चंपारण की दुर्दशा पर लिखा गया एक पुस्तक है। कहता है, इस पुस्तक को किसने लिखा? तो साथियों, चंपारण की दुर्दशा पर लिखा गया पुस्तक मीर मोहम्मद मुनिस के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न में। इनमें से किस समिति का संबंध पंचायती राज से है? पंचायती राज से नहीं है। तो साथियों, नहीं लगा हुआ है, तो इनको ज़रा देखते हैं। GVK राव समिति ये पंचायती राज से है। अशोक मेहता समिति ये भी पंचायती राज से है। गौडगिल समिति ये भी पंचायती राज से है। BP सिंह सरकार समिति साथियों ये भी पंचायती राज से है। तो इनमें से कह रहा है कौन नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि सभी का सभी जो है पंचायती राज से संबंधित ही है। चलते हैं अगले ऑप्शन में, अगले प्रश्नों में। भारत में संविधान संशोधन का प्रस्ताव कहाँ से लिया गया? साथियों, संविधान संशोधन का प्रस्ताव जो है अनुच्छेद 368 में और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जबकि मौलिक अधिकार या प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से और अनुच्छेद का प्रावधान जापान से लिया गया। चलते हैं अगले प्रश्नों में। मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में बनी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी बनी परामर्श समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्नों में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना ये हुआ था 1993 ईस्वी में। अगले प्रश्नों में चलते हैं। कहता है, संसदीय समितियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? साथियों, संसदीय समितियों में बहुत सारे समितियां आती है और सबका कार्यकाल अलग अलग होता है। किन्हीं का 1 साल, किन्हीं का 2 वर्ष और किसी के लोकसभा के कार्यकाल तक चलते रहता है। तो इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, क्योंकि संसदीय समिति में बहुत सारे समिति आते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक, क्योंकि 1 से अधिक भी हो सकता है। चलते हैं आज के अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही है? तो साथियों, निम्न में से कौन सही है? आपको पता है कि ऑप्शन नंबर ये जो है सी होगा। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, क्योंकि आपने ये जो है अनुच्छेद 14 से 18 पढ़े हैं, तो इसमें है समानता का अधिकार को बताया गया है, जो कि संविधान में उद्धृत है अनुच्छेद में। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा हो जाएगा। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? साथियों, तैयार होने की बात रहे या संविधान को स्वीकार करने की बात रहे या अंगीकार करने की बात रहे, ये तीनों का तीनों होगा 26 नवंबर 1949। लेकिन संविधान को कब जो है लागू किया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तैयार हो गया था 49 में ही।
चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। साथियों, भारत में संघ राज्यों का प्रशासक होता है, राष्ट्रपति द्वारा उसका प्रशासन को चलाया जाता है। संघ राज्यों पर राष्ट्रपति का शासन होता है क्योंकि राष्ट्रपति ही अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के माध्यम से वहाँ पर शासन चलवाता है। चलते हैं अगले प्रश्नों में। भारत में पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो साथियों, भारत में पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार जो है यह संवैधानिक अधिकार है क्योंकि इसका जिक्र संविधान में किया गया है। यानी ये मौलिक अधिकार भी नहीं है और विधिक अधिकार भी नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है। चलते हैं अगले प्रश्नों में। कहता है वरीयता क्रम में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो साथियों, वरीयता क्रम को अगर देखा जाए तो पहले स्थान पर आता है राष्ट्रपति, दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति और तीसरे स्थान पर प्रधानमंत्री और चौथे स्थान पर जो आता है वो लोकसभा के अध्यक्ष आते हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार से होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अब प्रश्न संख्या 118। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तियां होने पर राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा? तो साथियों, ये 11वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था। इसी में कहा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अगर रिक्त रहेंगे तो राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्नों में। भारत में कृषि संगणना कितने वर्षों में किया जाता है? तो साथियों, भारत में कृषि की गणना जो है किया जाता है प्रत्येक 5 वर्षों में। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है बजट 2021-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो बजट 2021-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा का अनुमानित किया गया है 6.8%। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो साथियों, 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो NK सिंह हैं और इनका कार्यकाल 2020 से 25 तक है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। भारत का सबसे प्रमुख व्यापार भागीदार देश कौन सा है? तो साथियों, भारत का सबसे प्रमुख व्यापार भागीदार देश अमेरिका है और दूसरे स्थान पर आता है UAE। पहले अमेरिका, दूसरे UAE। चलते हैं अगले प्रश्नों में। कहता है भारत में डिजिटल पेमेंट भुगतान के लिए कौन सा शुरू किया गया है? साथियों, भारत में डिजिटल पेमेंट भुगतान के लिए शुरू की गई है ई-रुपए कार्ड, ई-रुपए। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्नों में। भारत में कौन सी संस्था आंकड़ों का संग्रह करती है? यानी विभिन्न सारे आंकड़ों को कौन संग्रह करती है? तो साथियों, वो है NSO। NSO को जो है 2019 ईस्वी में CSO प्लस NSSO इन दोनों को मिलाकर NSO का निर्माण किया गया और यही अब आंकड़ों का संग्रह करती है। चलते हैं अगले प्रश्नों में। नीति आयोग द्वारा जारी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो है इंडेक्स में 2021 में बिहार को 100 में कुल कितने अंक प्राप्त हुए? तो साथियों, बिहार को 100 में कुल 52 अंक प्राप्त हुए, मार्क्स। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है समर्थ योजना, समर्थ स्कीम का संबंध किससे है? तो साथियों, समर्थ योजना का संबंध कपड़ा उद्योग से है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किस उर्वरक का भारत में उत्पादन नहीं होता है? साथियों, दिए गए ऑप्शन में जो है पोटाश उर्वरक का उत्पादन भारत में नहीं होता है क्योंकि इसे पूरी तरह से आयात किया जाता है। भारत में पूरी तरह से आयात किया जाता है, यानी दूसरे देश पर निर्भर है। अगले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारत में जनसंख्या का विस्फोटक वर्ष कहलाता है? तो साथियों, महान विभाजन वर्ष रहे या जनसंख्या विस्फोटक वर्ष रहे, तो ये होगा ऑप्शन नंबर
ए यानी 1921 ईस्वी को जो है महान जनसंख्या विस्फोटक वर्ष कहा गया है, यानी इस समय जनसंख्या में बहुत सारे गिरावट हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 2021-22 के लिए बिहार का GSDP अनुमानित है। साथियों 2021-22 के लिए बिहार का GSDP अनुमानित है 7.57 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर ए 7.57 लाख करोड़। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कहता है इनमें से असत्य है, यानी गलत कथन को चुनना है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ, साथियों ये सही है। NSO की स्थापना 1919 में हुआ, ये भी सही है। मैंने अभी बोला कि CSO प्लस NSSO को मिलाकर 2019 में NSO बनाया गया। सेबी की स्थापना 1982 में, ये भी सही है। और नीति आयोग की स्थापना 2015 में, ये भी सही है। यानी सभी का सभी कथन सत्य है। तो इनमें से हो जाएगा कौन सा असत्य है, तो ई नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखते हैं। भारत में कौन सा, ये निम्नलिखित में कौन सा असत्य है। तो साथियों निम्नलिखित में असत्य फिर कराए चुनने के लिए डिजिटल इंडिया 2015 सही है। ई नाम योजना 2016 सही है। मेकिंग इंडिया कार्यक्रम 2014 ये भी सही है। और स्वामित्व योजना 2020 ये भी सही है। यानी सभी के सभी सही है। तो कराए कौन सा कथन असत्य है, तो हो जाएगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखते हैं। सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है। तो साथियों सबसे पहले कहने वाले वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट, जिन्होंने कहा कि पृथ्वी गोल है। अगले प्रश्न देखते हैं। कहता है इब्राहिम मलिक का मकबरा कहाँ स्थित है। तो साथियों इब्राहिम मलिक का जो है मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ। तो साथियों ये जो है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह रांची छोटा नागपुर के पठार में हुआ, और ये 1820 से 1836 के दौरान हुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो साथियों कर्नाट वंश के अंतिम शासक, आपको पता है कि कर्नाट वंश की स्थापना किया था नान्यदेव ने। लेकिन कर्नाट वंश के अंतिम शासक को देखा जाए तो कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे हरि सिंह। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो ये थे देशबंधु चित्तरंजन दास। इन्हीं अधिवेशन के बाद 1923 में मोतीलाल नेहरू के संयोग से स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। चलते हैं अगले प्रश्नों में। असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से किसने अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया। तो साथियों अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति जो थे, ये थे राजेंद्र प्रसाद के भाई महेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक पटना में हुआ। तो साथियों ये उत्तर मुगल कालीन सम्राट थे, और ये थे फर्रुखसियर, जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ। अगले प्रश्नों को देखते हैं। चंपारण आंदोलन में कौन एक नेता शामिल नहीं थे। साथियों चंपारण आंदोलन में ये जो है सब के सब नेता शामिल थे। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, रामनवमी प्रसाद। तो ये होगा शामिल नहीं थे, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है ये पुनः ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ज़रा देख लीजिए। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत जो है लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। तो साथियों अभी आपने पढ़ रखा है पीर मोहम्मद मुनीस ने चंपारण आंदोलन पर जो है किताब लिखा, उन्हीं के दुर्दशा पर।
अगले प्रश्न को देखते हैं। द मदरलैंड अखबार के संस्थापक कौन थे? तो द मदरलैंड अखबार के संपादक थे मौलाना मजरुल हक, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 4 जिले कौन सा है? यानी सर्वाधिक लिंगानुपात, तो साथियों सबसे बिहार में लिंगानुपात की दृष्टि से देखा जाए तो गोपालगंज है, जिसका लिंगानुपात 1021 है, यानी 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं। यानी लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा गोपालगंज, फिर सिवान, मोतिहारी, किशनगंज, तो ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व में पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और बिहार में पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है बिहार में बकास्त भूमि का तात्पर्य क्या है? तो साथियों बकास्त भूमि का तात्पर्य है वैसे भूमि जब किसानों के मंदी स्थिति आते हैं और वो अपना कर नहीं चुका पाते हैं तो वो अपनी भूमि जो है, अपनी भूमि यानी बकास्त भूमि कहते हैं जो भूमि किसानों द्वारा ज़मींदार को दे दी जाती है। यानी मंदी की स्थिति में किसान जो है अपना भूमि ज़मींदार को दे देते हैं, उसे ही बकास्त भूमि कहते हैं। इन्हीं के लिए 1935 में मुंगेर के बढ़ैया टाल में किसान आंदोलन हुआ था बकास्त भूमि के लिए। चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है बिहार में घर तक फाइबर योजना का शुरुआत कब की गई? साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है सितंबर 2020 में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया। चलते हैं अगले प्रश्नों में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो साथियों असत्य कथन को चुनना है। बिहार उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 सही है। बिहार विधानसभा 1952 सही है। पटना विश्वविद्यालय 1917 ये भी सही है। और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय 1903 ये भी सही है। यानी सभी के सभी कथन सही है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई कि इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। इनमें से कौन सा असत्य है? पुनः असत्य को चुनना है साथियों। तो सबसे साक्षर दीरा जिला जो है पटना नहीं होगा, रोहतास होगा। मेरा एक तो अभी गलत हो गया। और सबसे कम साक्षर किशनगंज नहीं होगा, पूर्णिया होगा, पूर्णिया। और सबसे अधिक जनसंख्या पटना, ये तो सही है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण, यानी 2 सही है और 2 गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि 1 से अधिक जो है असत्य है, क्योंकि एक ऑप्शन ए और बी दोनों असत्य हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पुनः असत्य कथन को चुनना है साथियों। तो देखते हैं। कहता है कि इनमें से कौन सा असत्य कथन है? हाँ, तो 1 नंबर कहता है कि बिहार का भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड है। ये उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड है। यह बात सही है साथियों। बिहार का भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। और दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। बिहार की पूर्वी से पश्चिमी की चौड़ाई 483 किलोमीटर है। यह भी कथन सत्य है साथियों। और उत्तरी दक्षिणी की देखा जाए तो 385 किलोमीटर है। और पूर्वी पश्चिमी को देखा जाए तो 483 किलोमीटर है। बिहार के कुल चावल का उत्पादन का लगभग 15% जो है चावल, यानी भारत के चावल के उत्पादन का 15% बिहार से होता है। यह भी बात सत्य है, यानी तीनों सही है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल से साझा करती है। साथियों ये भी कथन सत्य है। तो इनमें से करा कौन सा असत्य है? तो इनमें से ऑप्शन हो जाएगा ई, यानी कोई भी कथन असत्य नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार के कितने ज़िले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं? साथियों ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सीरीज का।
तो बिहार के कितने ज़िले बाढ़ से प्रभावित हैं? तो बिहार के 30 ज़िले जो है बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। और आज के अंतिम प्रश्नों की ओर देखते हैं साथियों। अंतिम प्रश्न है, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है, यानी बिहार में जो है पटसन उद्योग किस जगह स्थित है, किस किस क्षेत्र में? तो बिहार उत्तर पश्चिमी बिहार के मैदान में, ये कथन सत्य है। उत्तर पश्चिमी बिहार के मैदान में ये पटसन उद्योग की पट्टी है। उसके बाद मध्य दक्षिणी बिहार के मैदान में भी पटसन उद्योग की पट्टी है, यानी ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नदियाँ गुजरती है और नदी के बगल में ही पटसन उद्योग आधारशिला रखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा, यानी ई हो जाएगा कि कौन सी स्थित है। तो ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक, यानी ऑप्शन ए और सी दोनों सही हो रहा है। तो साथियों, आज के प्रश्न श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो साथियों लाइक, शेयर और अपने साथियों को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करें, ताकि मैं डेली बेस पे ये बीपीएससी का जो है प्रैक्टिस सेट आपके बीच उपलब्ध कराता रहूँगा। साथियों, ये टेलीग्राम फॉर्मेट में आपको मेरे नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम पे उपलब्ध रहेंगे। वहाँ से आप डाउनलोड करके आप जो है टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। तो साथियों, आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।